Welcome to Major HS Kalsi's बालनो एकेडमी। आई मिस्टर देवेश, योर फिजिक्स फैकल्टी। तो बेसिकली आज की क्लास में हम CDS फिजिक्स 2025 फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनका पैटर्न क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ CDS रिटर्न एग्जाम फिजिक्स 2025। तो इस बार के एग्जाम में आपके फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आए थे CDS में 2025 के फर्स्ट एग्जाम में, वो अप्रॉक्सीमेटली आपके 10 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो हम सभी क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू करके चलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको आंसर्स बताऊंगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। CDS 2025 फर्स्ट रिटर्न एग्जाम। तो CDS के हम कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। तो first question is, if your image appears to be erect, no matter how far you stand from a mirror, the mirror likely to be। बोल रहा है ये क्वेश्चन कि बेसिकली आपका जो इमेज बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है आपका? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब आपके एक्सिस के ऊपर। ठीक है, फिर कैसे बन रहा है? नो मैटर हाउ फार फ्रॉम योर स्टैंड फ्रॉम द मिरर। मतलब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है कितना भी दूर है मिरर से, वो फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन आपका इमेज हमेशा कैसे बन रहा है? आपका इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट का मतलब क्या है? बेसिकली मान लो आपका कोई भी मिरर है, चाहे आपका कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ठीक है, कोई भी मिरर है या प्लेन मिरर है आपका, तो इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके एक्सिस के जो इमेज होना चाहिए ऊपर की तरफ बनना चाहिए, ऊपर की तरफ ऐसे। इसका मतलब क्या होगा? इमेज क्या होगा आपका? इरेक्ट। कितना भी दूर है आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, कितना भी दूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा मिरर हो सकता है वो? क्या वो प्लेन हो सकता है, क्या वो कॉनकेव हो सकता है, क्या वो कॉन्वेक्स हो सकता है, या फिर प्लेन या कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है। तो इनमें ना कंडीशंस होती है। जैसे आपको मालूम है, आपने प्लेन मिरर के बारे में सुना है। प्लेन मिरर जो होता है ना, बेसिकली कह सकते हो उसका फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, मतलब जितना साइज हो, और होता क्या है कि जितना साइज होता है आपके ऑब्जेक्ट का, उतना साइज आपके इमेज का भी होता है, और जितना डिस्टेंस होता है आपके बेसिकली ऑब्जेक्ट का, उतना डिस्टेंस आपके इमेज का भी होता है। और हमेशा आपको मालूम है कि बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो कभी भी एक्सिस के नीचे नहीं हो सकता ना, कभी भी एक्सिस के नीचे नहीं हो सकता, हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो प्लेन मिरर में हमेशा इमेज जो होती है कैसे बनती है? इरेक्ट ही बनती है, मतलब एक्सिस के ऊपर की तरफ बनती है हमेशा। प्लेन तो है, कॉनकेव में नहीं होता ऐसा, कॉन्वेक्स में भी होता है। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो आपकी इमेज जो होती है, बेसिकली इमेज हमेशा कैसे बनती है आपकी? कह सकते हो कि इरेक्ट बनती है, थोड़ी डिमिनिश्ड बन सकती है, वर्चुअल भी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, और इरेक्ट बनती है हमेशा। तो बेसिकली आपका प्लेन मिरर और आपका कॉन्वेक्स मिरर दोनों में इमेज जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे एक्सिस के ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब इरेक्ट बनेगा। ठीक है, प्लेन भी और कॉन्वेक्स भी। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, या तो प्लेन या कॉन्वेक्स, दोनों में ही इमेज हमेशा आपकी इरेक्ट बनती है। वो डिपेंड नहीं करता कि आपका इमेज कितना दूर है, आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है, उससे कोई भी डिपेंड वो नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है उसके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अच्छा देखो, आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या आपका बिल्कुल स्ट्रेट है। ये करंट कैरी कर रहा है मान लो इस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो कैसे प्रोड्यूस होगी, किस वे से प्रोड्यूस होगी, या किस रूल से प्रोड्यूस होगी। तो अब देखो, आपने सुना होगा राइट हैंड थंब रूल के बारे में। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है आपको? बेसिकली कि कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो बेसिकली ये जो आपके सारे फिंगर्स है ना, जिस वे में आपके मूव कर रहे हैं, जिस वे में आपके डायरेक्शन कर रहे हैं, वो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा उसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जैसे देखो, अब देखो मेरा थंब क्या है? ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब जो ये मेरे फिंगर्स होंगे, अगर मैं फिंगर्स को अपने रैप करूंगा ऐसे, तो ये जो मेरे फिंगर रैप्ड होंगे ना, वो क्या होंगे आपके? बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस बताएंगे वो। ठीक है, तो सीधा सीधा बात है कि अगर मेरा थंब ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगे वो इस डायरेक्शन में बनेंगी, इस डायरेक्शन में बनेंगी। ठीक है, तो ये रूल जो होता है, ये रूल क्या होता है आपका? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यही बताता है कि अगर आपका कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड है, तो थंब जो रिप्रेजेंट करेगा वो करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और जो आपके फिंगर्स होंगे, सारे के सारे जो रैप्ड फिंगर्स होंगे, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है,
तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर करंट जा रहा है तो आपका जो जिसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो इस डायरेक्शन बनेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। ए मोटरसाइकिल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक बाइक थी, उसकी स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद, मतलब टाइम बता दिया हमें, द वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकंड। अब ये फाइनल वेलोसिटी है, अब जो वेलोसिटी चेंज होगी 3 सेकंड बाद वो क्या होगा आपका फाइनल वेलोसिटी 7। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिल इन 3 सेकंड्स, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इन 3 सेकंड्स के बाद, ठीक है। तो देखो हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है, हमें और क्या मालूम है आपका टाइम मालूम है। तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे और एक्सेलरेशन के बाद जो आपका होता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, तो हमें वो फॉर्मूला पुट करना है। तो हम ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। आपका u क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, u है 5 मीटर पर सेकेंड और v है आपका 7 मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या दे रखे आपको 3 सेकेंड, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें u मालूम है, v मालूम है, t मालूम है, तो हम सीधा एक्सेलरेशन निकाल देंगे ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन में टाइम, v के आपका 7 और u के आपका 5 अपॉन में टाइम क्या है 3, तो 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमें क्या निकाला डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्प्लेसमेंट निकालने के जो फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो यही तो है बेसिकली। अगर आप देखोगे यहाँ पे सब कुछ पुट करो, u क्या है आपका, u है आपका 5, टाइम क्या है आपका, टाइम है आपका 3 प्लस हाफ, एक्सप्रेशन क्या निकला था हमारा, एक्सप्रेशन निकला हमारा 2/3 और आपका t का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया तरीके से। देखो 2 से तो 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा आपका 5 3 जा 15 और 1 इंटू 3, एक 3 बचा हुआ है ना आपका, 1 इंटू 3 मतलब 3, 15 प्लस 3 क्या हो गया आपका 18। क्या पूछा था आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है आपके मीटर में, 18 मीटर। मतलब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जिसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, टाइम देखा, तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन में टाइम। तो अगर आप करोगे तो क्या आ गया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको आप पुट कर दोगे डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में, ये वाला ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होता है आपका s मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें सब कुछ गिवन था, बस हमने उसको यहाँ पुट करा और एट लास्ट हमारा आंसर आ गया 18 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना निकला हमारे 3 सेकंड बाद आपका 18 मीटर, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है बेसिकली, आपका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी 18 मीटर, ठीक है। इजी क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 50 kg अप टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 10 सेकेंड। सब कुछ हमें बता दिया कि कितना पावर चाहिए हमें कोई भी मास मतलब कोई भी वजन मान लो आप, उसको उठाने में मास कितना आपका 50 kg, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस बोला मतलब हाइट बोल रहा है, मतलब मुझे कोई सामान उठाना है, मान लो कोई नीचे कोई सामान पड़ा, मुझे ऐसे करके उठाना है, तो बेसिकली मैंने वर्टिकल हाइट मतलब ऐसे करके यूं उठाए ना, ठीक है। तो वर्टिकल हाइट है, तो उसमें देखेंगे क्या निकाल सकते हैं। और 10 सेकंड मतलब टाइम दे रखा है हमें, और जी की वैल्यू दे रखी है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी की। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पावर, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, जो चाहिए हमें गिवन है, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले आप इस समझो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर मैं कुछ भी हाइट की बात कर रहा हूं ना, तो मैं बात करूंगा आपके पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्यों क्या आता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट और पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट या पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम हाइट की बात कर रहे हैं ना, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब हाइट ही तो हो गई, ठीक है। अब अगर देखोगे इसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, तो हम सॉल्व करते हैं इसे। मास दे रखा है आपको 50 kg, ग्रेविटी दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है 8 मीटर और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। हाइट दे रखा है 8 मीटर और टाइम दे रखा है आपका 10 सेकेंड, सब कुछ गिवन है हमें। देखो पावर क्या होता है, पावर होता है आपका वर्क अपॉन में टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर क्या होता है आपका वर्क अपॉन टाइम। और आपको मालूम है हम आपके अपने वर्क को एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम कर सकते हैं, एक ही मतलब है। वर्क या एनर्जी लिख दो एक ही मतलब है, ठीक है। अब पावर तो है एनर्जी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हाइट की वजह से, यहाँ पर हाइट की वजह से एनर्जी मतलब एनर्जी लग रही है ना, प्रोड्यूस हो रही है, तो हाइट की वजह से आप क्या लगाओगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, mgh अपॉन में टाइम। अब मास कितना दे रखा है आपको, मास दे रखा है आपको 50, ग्रेविटी कितनी दे रखी है आपको 10, और हाइट कितनी रखी है आपको 8, और आपको टाइम क्या दे रखा है आपका 10। 10 से 10 कट गया तो आया क्या आपका 50 इंटू 8, 5 8 जो 40, मतलब 400 वॉट। आपको मालूम है पावर की जो यूनिट होती है क्या होती है आपकी, वॉट। इसमें आपको दो फॉर्मूले साथ में कनेक्ट करने पड़ेंगे, एक तो ये वाला पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और आपको एनर्जी कौन सी लगानी है, mgh लगानी है, क्योंकि आपको हाइट की वजह से एनर्जी मिल रही है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी लगा दी mgh, हमें m गिवन था, g गिवन था, h गिवन था, टाइम सब कुछ गिवन था, हमने बस पुट किया और हमें सीधा सीधा का आंसर मिल गया इसका। तो पावर कितना आया आपका 400 वॉट। 400 वॉट जो है वो कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। आपने कैसे भी टाइप का न्यूमेरिकल है, अगर आप न्यूमेरिकल खाली पढ़ करके समझ गए ना तो 50% क्वेश्चन तो आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद खाली आपको फॉर्मूला लगाना है, पुट करना है बस। उसके बाद जो अगर आपका एरर आ सकता है वो आपके कैलकुलेशन में आ सकता है बस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप न्यूमेरिकल की वर्डिंग समझो, न्यूमेरिकल पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है। अगर आपने न्यूमेरिकल पढ़ा सीधा आपको सभी के सभी वैल्यूज मालूम है, आपको फॉर्मूला मालूम है, खाली आपको कॉन्सेप्ट लगा के खाली आंसर पुट करना है वहां पर और आपका आंसर सीधे आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, बस ये होता है कि आप समझो, पहले उनकी वर्डिंग समझो, बहुत इजी होते हैं। लिखा है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट बताना हमें। पहला ऑप्शन है ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने सुना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बारे में कि बेसिकली आपके यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये बात तो ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो गलत है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है इसने। अब देखो सारे ऑप्शन पढ़ते हैं हम, नीचे से पढ़ लेते हैं। मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। मास को हम किस में नापते हैं, मास को हम नापते हैं केजी में। वेट क्या होता है कि आपका अर्थ जो है आपके ऊपर कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, उसको हम वेट बोलते हैं। तो वेट नापा जाता है आपके न्यूटन में, मास केजी में, वेट न्यूटन में। तो हाँ अलग अलग क्वांटिटीज में नापा जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट बताना है ना, तो ये भी कट गया। द वैल्यू ऑफ जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। देखो सेंटर ऑफ द अर्थ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे आपकी जी की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि इसका ना सिमेट्रिकल कंपोनेंट होता है। देखो अगर सेंटर पे है तो हर डायरेक्शन से उसको अलग अलग जो है कंपोनेंट जो है ग्रेविटी खींचेगा हर डायरेक्शन से, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखोगे एट लास्ट जो सेंटर ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। अब हमने एलिमिनेट तो कर दिया ना, 3 स्टेटमेंट तुमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, तो बाकी बचा कुछ जो एक एलिमिनेट बचा वो आपका सही आंसर होगा। लेकिन ये बोल क्या रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना वो किसी को भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। वो डिराइव्ड यूनिट में नहीं, वो डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, बेसिकली क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। बाकी सारे क्वांटिटीज उससे मिलकर के बने, लेकिन आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसी से भी मतलब कैसे डिराइव्ड नहीं हुआ है आपका कभी भी, ठीक है। तो हाँ ये स्टेटमेंट जो है न्यूटन लॉ जो बोला ग्रेविटेशन वो बोल रहा है क्या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से आया, नहीं आया वो, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है। तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट, और हमें क्या चाहिए, हमें नॉट करेक्ट का मतलब इनकरेक्ट ही तो चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक है इसमें आपका, बाकी सारे गलत हैं। A body floats in a liquid if the buoyant force is, अब देखो क्या बोल रहा है कि a body floats in a liquid if the buoyant force is
बायोनेसी क्या होती है, बाइंड फोर्स क्या होता है, कोई भी आपका वाटर है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट है ये, आप वाटर के जो लेयर्स होते हैं ना, अलग लेयर्स जो होते हैं, वो एक अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स लगाते हैं, ऊपर का जो फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोनेसी, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोनेसी। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करता है। अभी बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट कैसे कर पा रहा है, जब उसका बाइंड फोर्स कैसा होगा, तो बेसिकली इक्वल टू वेट। अगर इसका वेट है, जैसे कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और आपके बाइंड फोर्स इक्वल है, वो तो भी फ्लोट कर सकता है, तो भी आपके पानी में फ्लोट करेगा, ये कंडीशन भी ठीक है। लेस देन वेट, अगर बायंसी जो है आपके ऑब्जेक्ट के वेट से कम है, तो इसका वजन ज्यादा होगा ना, तो क्या चला जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका कट गया। ग्रेटर देन वेट, अगर आपका बाइंड फोर्स जो है, बाइंड फोर्स मतलब जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये ज्यादा है आपके वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ऑब्वियसली कि ऑब्जेक्ट भी आपको ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्वियसली, अगर आपका बायंसी है, बाइंड फोर्स है, अगर वो बहुत ज्यादा है आपके वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्वियसली आपका वो भी फ्लोट करेगा, ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। जीरो, अगर आपका बायंसी जीरो होगा तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट नहीं चला जाएगा, ऑप्शन कट गया। लेकिन अब देखो, आपके दो स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है इस कंडीशन में, ठीक है। कि आपका ये कंडीशन भी ठीक है कि अगर आपका बायंसी ज्यादा होगा तो भी आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और ये कंडीशन भी ठीक है कि अगर आपका वेट इक्वल है, बायंसी के इक्वल है, तो वो भी उस कंडीशन में भी फ्लोट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ज्यादा एक्यूरेट की बात करूं कि वाटर के सरफेस पे कौन फ्लोट करेगा, वाटर के सरफेस पे कौन फ्लोट करेगा, तो ज्यादा सही आंसर होगा आपका ग्रेटर देन वेट। मतलब ये वाली कंडीशन, अगर आपकी बायंसी जो है ऑब्जेक्ट के वेट से बहुत ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करेगा सरफेस पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपका सही आंसर ये होना चाहिए, लेकिन आपका आंसर ये भी ठीक हो सकता है, दोनों कंडीशन में आपके ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं। लेकिन हम कंडीशन लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट यहीं पे जाकर के रुक गया, ऑब्जेक्ट अगर बाइंड से आपका ज्यादा होगा तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करने लगेगा ना, यहाँ पे फ्लोट करने लगेगा। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो इस कंडीशन में ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ग्रेटर देन इट्स वेट। बायंसी जो है ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होगा, मतलब अगर ये वाला कंपोनेंट आपका ज्यादा होगा तभी तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट कर पाएगा ना, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि बायंसी जो होगी वो आपके ऑब्जेक्ट से ज्यादा होनी चाहिए उसको फ्लोट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी सही है इसमें। देखो, एक मेटेलिक स्फेयर है, मास जिसका 1 kg है, वॉल्यूम है इसका 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, पूरा पानी में डूबा हुआ है। एक मेटेलिक स्फेयर है, गोला है, कोई मेटल का है, वो डूबा हुआ है पूरा पानी में, उसका मास कितना है 1 किलो, और उसकी डेंसिटी, उसकी वॉल्यूम कितनी है आपकी 2 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। अब बोल रहा है कि बाइंड फोर्स जो होगा वाटर के थ्रू जो एग्जर्ट होगा स्फेयर पर, वो कितना होगा। आपको क्या बता रखा है, डेंसिटी बता रखी है आपके वाटर की, क्या दे रखी है आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब, आपके वाटर की डेंसिटी होती है। तो देखो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब हमें यहाँ पे लिक्विड क्या दे रखा है, वाटर, तो ये वाला यहाँ लगाएंगे। वॉल्यूम क्या है ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि ये गिवन है, ठीक है। और आपकी ग्रेविटी मतलब जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये फॉर्मूला होता है आपके बायंसी का, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है। आपको तीनों चीज गिवन है, आपको डेंसिटी भी गिवन है, आपको वॉल्यूम भी गिवन है, और आपको ग्रेविटी तो पता ही है, ग्रेविटी कितना होता है 10 दे रखा है यहाँ पे, देखो ग्रेविटी भी दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस आपको यहाँ पर फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट करने और आपको आंसर निकालना है। मतलब ये देखो कि कोई भी आपका एक गोला है, एक स्फेयर है, वो आपके मेटल का है, ठीक है, उसको हमने पानी में डुबो दिया, उसका मास क्या था आपका 1 किलो, तो पानी में से डुबा दिया, तो पूछ रहे कि जब वो डूब रहा है तो उसके ऊपर कितना बाइंड फोर्स लग रहा है उस स्फेयर के ऊपर। तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी, इसमें आप सब पुट कर दो। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब, मास क्या दे रखा है आपको 1 kg, जी क्या दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या दे रखा है आपको इसमें वॉल्यूम जो दे रखा है आपको 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट स्फेयर का है। तो आपका बाइंड फोर्स जो होगा, बाइंड फोर्स होगा वो क्या होता है बेसिकली, वो आपका होता है
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू में ग्रेविटी। डेंसिटी क्या है आपका 1000, वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है आपका 2 इंटू 10 टू की पावर -4, ग्रेविटी क्या है आपका 10। तो ये देखो 10 का, ये 10 का क्यूब है और ये 10 का क्या है 1, तो इन दोनों की पावर ऐड होगी तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 4 बन जाएगा, और ये क्या बन गया आपका 2 इंटू, ये तो पहले से था ही 10 टू की पावर -4, तो ये पूरा 10 टू की पावर -4 और 10 टू की पावर 4 कट गया, तो आपका आंसर क्या है आपका सीधा 2। अब देखो बायएंड फोर्स है क्या आपका फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी, फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन में, तो आपका सही आंसर जो बना वो क्या बना आपका 2 न्यूटन। मतलब कोई आपका ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास है आपका 1 kg और उसको मैंने पानी के अंदर इमर्स कर दिया, ऑब्वियसली अगर स्फीयर है आपके मैटर का तो डूबेगा तो जरूरी वो, उसके ऊपर कितना बाइंसी लगेगा, कितना बाइंड फोर्स लगेगा वो हमें मालूम करना था। हमें वॉल्यूम मालूम था उसका, हमें डेंसिटी मालूम है वाटर की, हमें मास दे रखा था, मास का वैसे कुछ काम नहीं है यहाँ पर, और जी की वैल्यू में दे रखी थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने फॉर्मूले में पुट कर और आंसर निकाला। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा 2 न्यूटन, इसमें 2 न्यूटन है, इसमें 2 न्यूटन है, ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये आपके। एक लाइट बल्ब है जो 60 वॉट का है, मतलब उसकी पावर दे रखी है यहाँ पर 220 वॉट पे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 220 वॉट पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या आपका 110 वॉट है, ठीक है। अब हमें बताना है कि कितना पावर जो है लाइट बल्ब का आएगा, इस बल्ब का लाइट जो इस बल्ब का जो आएगा, ठीक है, कितना पावर वो लेगा, कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, डिसिपेट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो देखो आप आपको मालूम है पावर का जो फॉर्मूला होता है इनके टर्म्स में, बेसिकली आपके पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में क्या होता है P = v²/r, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है v²/r पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, ठीक है। अब एक बात देखो, अब यहाँ पे आपको दो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ना, देखो आपका जो लाइट बल्ब है वो रेटेड क्या है, लाइट बल्ब की जो पावर है 60 वॉट है 220 वॉट पे, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 110 है, ठीक है, उसके बाद वो कितना पावर कंज्यूम करेगा आपको वो बताना है। तो बेसिकली हम निकालते हैं एक पावर जो है 60 वॉट है, लेकिन किस पे 220 वोल्ट पे, ठीक है। अच्छा तो आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या है, P क्या होता है आपका v²/r, ठीक है। और आपको ये चीज़ तो मालूम है कि आपका बल्ब जो है वो क्या आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, बेसिकली तरीके का ल्यूमिनस इंस्ट्रूमेंट है वो आपका, तो आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस जो होता है आपका हमेशा क्या होगा कांस्टेंट। तो हम यहाँ से R निकाल सकते हैं, R इधर चल जाएगा P नीचे आ जाएगा, R क्या हो गया आपका v²/P, R कैसे निकलोगे आपका v का स्क्वायर क्या हो गया 220 का स्क्वायर अपॉन में P क्या आपका 60, काट के क्या आ जाएगा आपका 22 का क्या होता है 484 और 00 अपॉन में 60, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो निकला आपका, और काट दो इसको थोड़ा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 अपॉन में 3, अब नहीं कटेगा ये, कटने के बाद क्या आ गया आपका 2420 अपॉन में 3, आपको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी ओम में। अब एक चीज का ध्यान देना कि रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नेचर होता है ना, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा उसका हमेशा, ठीक है। तो अब देखो अब उसने क्या बोला, रेजिस्टेंस तो हमें मालूम चल गया, अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया 110 वॉट पे, 110 वोल्ट पे, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि बेसिकली कितना पावर कंज्यूम करेगा, फॉर्मूला तो आपका ये लगेगा दोबारा से P = v²/r, ठीक है। इस बार जो V होगा, इस बार V क्या होगा आपका, इस बार V होगा आपका 110 वोल्ट, क्वेश्चन 110 ही दे रखा है ना, देख दो, हाँ 110 वोल्ट दे रखा है। तो अब जो इसमें डालोगे V की जगह पे क्या डालोगे 110 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस हमें मालूम चल गया 2420 अपॉन में 3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 2 0 और 3 आ गया इधर आपका, 3 जो नीचे था रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2420, ठीक है। 0 से 0 कट गया, और ये क्या हो गया 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3,
3 0 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अपॉन में क्या है 242। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3630 240 का 1 2 4 2 1 2 1 0 5 अप्रोक्सीमेटली आपका कटने के बाद 0 2 4 जा 20 21 2 कट रहा है पूरा आपके 5 से ही कट रहा है, पूरा का पूरा 5 से कट रहा है आपका, मतलब 1 और 5 मतलब 15 से कट रहा है, यहाँ पे 5 इसके लिए 5 बोल रहा था मैं। तो कटने के बाद जो आया आपका क्या आ रहा है आपका 242 अपॉन में ये क्या है आपका पावर की यूनिट क्या आएगी आपकी वॉट में। ठीक है, तो पावर जो निकला बल्ब का वो क्या निकला आपका 15 वॉट, मतलब पावर कितना कंज्यूम कर रहा है आपका जो बल्ब है, पावर कितना कंज्यूम कर रहा है जब हमने उसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज चेंज करा। ठीक है, तो उसमें पावर ड्रॉप भी होगी, तो पावर जो ड्रॉप होकर के आई कितनी होगी आपके 15 वॉट आई है। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, हमने पहले वोल्ट से और आपके पावर डिसिपेशन से हमने क्या निकाल दिया, रेजिस्टेंस निकाल दिया। रेजिस्टेंस आपको मालूम है किसी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, फॉर्मूला दोबारा ये लगेगा v स्क्वायर अपॉन में r, हमने रेजिस्टेंस की जगह पे वो पुट कर दिया और वोल्ट की जगह पे जो हमें गिवन था वो पुट कर दिया। सब कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका पावर का यूनिट आया वो क्या है आपका 15 वॉट। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसमें आपका 15 वॉट। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में बेसिकली कौन सा आपका जो है इन चाबी में से सब यूज होता है, लेंस कौन सा यूज होता है, मिरर कौन सा यूज होता है। देखो डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, जो कि बेसिकली आपके लाइट को ऐसे फैला देता है, लाइट को ऐसे फैला देता है, ये क्या होता है डाइवर्जिंग। लेकिन आपको मालूम है माइक्रोस्कोप में ना हमें किसी भी माइक्रो पार्टिकल को बिल्कुल एनलार्ज करके देखना होता है, मैग्नीफाई करके देखना होता है, तो फैलाना तो कोई आपका ऑप्शन है नहीं। ठीक है, कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव मिरर जो है, ठीक है, कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, इस कंडीशन में आप कह सकते हो कन्वर्जिंग मिरर होता है। लेकिन हम लेंस मैग्नीफाई मुझे क्या बनाना है, उसको मैग्नीफाई बनाना है, मुझे उस पार्टिकल को बहुत ही ज़्यादा जूम करके देखना है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल को बहुत बड़ा एनलार्ज करके देखना है मुझे, तो कॉनकेव मिरर वो नहीं कर पाता। अगर मैं कन्वर्जिंग लेंस की बात करूँ होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है कि बेसिकली आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको एक पॉइंट पर फोकस करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको एक पॉइंट पर फोकस करता है, जिसकी वजह से अब मुझे वो ऑब्जेक्ट कितना भी है ना वो आपको मुझे कैसे दिखेगा, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो एनलार्ज करके दिख सकता है मुझे, एक स्पेसिफिक जगह पे उसकी इमेज बनेगी ताकि मैं उस पर जूम करके आराम से देख पाऊँ मैं। ठीक है, तो बोल रहा है आपका कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा यूज होता है आपका, तो कौन सा यूज होता है इसके लिए आपका एक कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है, जिसके आप कह सकते हो इमेज जो बनेगी उसकी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर बनेगी और हम बहुत अच्छे से उस इमेज को देख पाएंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन सी। प्लेन मिरर हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि प्लेन मिरर का जितना आपके ऑब्जेक्ट की हाइट होती है और आपके इमेज की हाइट भी उतनी ही होती है। ठीक है, तो प्लेन मिरर तो हम यूज कभी कर ही नहीं सकते, तो तीनों ऑप्शन आपके कट गए, एक ऑप्शन बचा आपका क्या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन सा फोर्स है, जैसे मान लो अर्थ है, ये इसका एटमोसफेयर है, ऑब्जेक्ट को ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे मान लो यही आपका ऑब्जेक्ट है, अब मैंने इसको छोड़ूंगा तो इसको फोर्स ऐसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ का जो फोर्स है नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, इसका वेट ही तो होगा ना। मतलब जैसे मान लो कोई एक इंसान है, उसका वेट है 60 kg, 60 kg, वैसे वेट आपके केजी में नहीं नापना चाहिए, लेकिन हम अपना वेट केजी में बताते, फिर भी हमारा वेट न्यूटन में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वेट है ना वो एक फोर्स है, हम कितना फोर्स आपके अर्थ पे लगा रहे हैं, हम कितना फोर्स अर्थ पे लगा रहे हैं वो हमारा वेट होता है। ठीक है,
तो वेट मतलब क्वेश्चन ये तो बोल रहा है द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कि मैं कोई ऑब्जेक्ट हूं तो उस फोर्स से जो अर्थ मुझे खींच रहा है अपने पास, उस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं अपना वेट बोलूंगा। ठीक है, वेट बेसिकली कभी भी आपके केजी में नहीं नापने चाहिए, वेट आपका नापना चाहिए हमेशा न्यूटन में, क्योंकि हमारा वेट जो होता है बेसिकली एक फोर्स की क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर क्या होगा आपका, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मास क्योंकि चेंज नहीं होता आपका, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। हम कितना फोर्स आपके अर्थ पे लगा रहे हैं वो क्या होगा हमारा वेट, कितना फोर्स मैं एक्सर्ट कर रहा हूँ अर्थ के ऊपर वो क्या होगा मेरा वेट। तो वेट को हमेशा न्यूटन में नापना चाहिए। अगर कोई 60 kg बता दे तो 60 kg जो है रॉन्ग है, उसका वेट उसका होना चाहिए 60 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि वेट की यूनिट आपकी न्यूटन में होती है, केजी में नहीं होती, केजी मास की होती है आपकी। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था एक क्वेश्चन में। सही ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो बेसिकली आज के जितने भी क्वेश्चन करे हमने, आपके टोटल 10 क्वेश्चन थे आपके CDS फिजिक्स 2025 का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ अभी, उसमें आपके 10 क्वेश्चन आए। ठीक है, लेकिन इस बार हुआ क्या कि इस बार पैटर्न बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम पूछे जाते थे, लेकिन इस बार के टॉपिक में आपके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो है ही, कुछ कुछ आपके सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन इस बार जो बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि इस बार क्वेश्चन भी ज़्यादा आए आपके फिजिक्स के। जैसे फर्स्ट टाइम, इससे पिछली बार जो क्वेश्चन आए गिनती के 3 क्वेश्चन आए थे आपके। ठीक है, लेकिन इस बार के एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन आए, वो अलग बात है, और ऊपर से आपके न्यूमेरिकल भी आए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप खाली फॉर्मूला याद कर रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा आपका। आपको फॉर्मूला याद करने के साथ साथ आपको उसको पुट करना भी आना चाहिए। जैसे कि हमने न्यूमेरिकल करा, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, लेकिन आप फॉर्मूला तब तक ढंग से रिवाइज नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको पुट करना नहीं जानते। ठीक है, तो इस बार के फिजिक्स के एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे पूछे गए, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आए, मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके आए थे। ठीक है, इस बार आपके क्वेश्चंस के नंबर भी बढ़े ज़्यादा। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे, आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करो, आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो, तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। लेकिन खाली फॉर्मूला याद करके मत रहना, फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना जानो। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, आप फॉर्मूला कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जो स्टेटमेंट बोल रहा है और जो फॉर्मूला आपको याद है वो आप उसको कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप फॉर्मूला ढंग से याद करना। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फिजिक्स के, बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाएंगे फिर आपके लिए अगर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिकली आपके CDS फिजिक्स 2025 फर्स्ट एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते रहेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए जो कि मैंने आपको करवाया है आज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस और या ऐसे भी हम टॉपिक्स और लाते रहेंगे आगे आपके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में अपने। जय हिंद।